हेलो एवरीवन। बच्चे, अब तक हमारा चैप्टर 1 हो चुका है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट थे जिनके पास वीडियोस नहीं है वो हनी सर से कांटेक्ट करो, हनी सर अपने आप आपको बता देंगे। ठीक है जी, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है, रियल नंबर्स। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आपको असाइनमेंट भी मार्क कराया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो इनबॉक्स में ले सकता है, पर अभी फॉर टाइम भी मैं चैप्टर 2 ना लेके चैप्टर 3 करा रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी, ध्यान देना बेटा जरा। अच्छा जी, पहले तो बेटा चैप्टर के नाम से सीखो। पेयर, पेयर मतलब 2, लीनियर मतलब डिग्री 1। ठीक है, इक्वेशन का मतलब आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स का नंबर क्या होगा, 2। ठीक है जी, बेटा कहने का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले मैं आपको सिखाता हूँ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 रहती है। ठीक है, अब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे और उनकी मैक्सिमम पावर 1 रहेगी। जैसे ही जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की इन 2 वेरिएबल्स, वो होता है बच्चे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ध्यान से देखो बेटा, दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो मतलब डिग्री क्या है, 1। डिग्री 1 होने की वजह से क्या लिखा जाता है, लीनियर। वेरिएबल्स कितने हैं, 2, तो इसलिए क्या लिखा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बच्चे ध्यान दो जरा, ये समझाने से पहले मैं एक और चीज सिखाता हूँ। 9th क्लास में जो आपका 4th चैप्टर था ग्राफ बनाने वाला, ठीक है जी, उसमें आपने सीखा था आपके पास ऐसी ही इक्वेशन होती है जिससे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी इससे ग्राफ ड्रॉ करोगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। याद रखना बच्चे, अब आपने सीख लिया कि कोई भी जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इस टाइप की होती है, जिसमें a और b कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है, 2 वेरिएबल्स हैं, डिग्री क्या है, 1। अब बेटा यहाँ लिखा है पेयर, पेयर की रिक्वायरमेंट की होती है बच्चे, एक रूल होता है मैथ्स में, इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। इक्वेशंस में जितने वेरिएबल्स हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। तो बेटा इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी इसे सॉल्व करने के लिए। तो 2 की वजह से क्या आता है बच्चे, पेयर। तो कहने का मतलब आपको हमेशा 2 इक्वेशन गिवन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आपको नाम चैप्टर के नाम का मतलब पता चल गया। पेयर मतलब 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री 1 होगी, ठीक है, वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बेटा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं बेटा। पहला होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, लिख लो बेटा, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा होता है एलिमिनेशन, चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, अब ध्यान देना बच्चा, एक एक करके सिखाते हैं। ग्राफिकल, भैया नाम से ही पता चलता है ग्राफिकल का मतलब आपको ग्राफ बनाना है। सिंपल बात है बेटा, मैंने किसी बच्चे को बोला कि बेटा ये 2 इक्वेशन है और ये दोनों कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मैंने कहा इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो कार्टेशियन प्लेन पे। बेसिकली जिस पे भी आप ग्राफ बनाते हो उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसमें ये x एक्सिस होते हैं और ये y एक्सिस होते हैं। तो बेटा अगर आपको 2 लाइनें ड्रॉ करनी है कार्टेशियन प्लेन में, तो कितने केसेस पॉसिबल है। हो सकता है बच्चे ने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि सर देखो ये L1 है, ये L2 है, ये पहला केस हो गया। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई और कोई केस पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा,
कहेगा देखो सर मैं और दिमाग लगा के मैंने एक और चीज बनाई है, ये L1 है, ये L2 है, ये भाई इसने पैरेलल बना दी, एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी और एक बार पैरेलल बना दी। एक और बच्चे ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाया, कह रहा था एक केस और पॉसिबल है, ये मैंने L1 बनाया, ये मैंने L1 बनाया और इसी के एग्जैक्ट ऊपर L2 बनाया, एक के ऊपर एक, ठीक है जी। तो ग्राफिकली दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के तीन तरीके होते हैं, या तो वो कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, या तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होगी, या वो एक के ऊपर एक होगी। अब बच्चे ध्यान दो जरा, ये दो लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। जो एक ही लाइन पे कट कर रही हो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो लाइंस कट ही नहीं कर रही तो इनका नाम क्या होगा, पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है, एग्जैक्टली ऊपर, तो इसे बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइड कर रही हैं। अब भाई तुम्हें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आंसर कैसे मिलेगा, ध्यान दो बच्चे जरा, दोनों लाइंस के पास जितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं उतने ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। दोनों लाइंस के पास जितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसे आप देखो बेटा L1 और L2 में कॉमन पॉइंट क्या है, यही तो कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट है ना, तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। एक का मतलब क्या है, यूनिक, तो इसलिए बेटा हम इसे क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। पैरेलल लाइंस, क्या पैरेलल लाइंस में कुछ कॉमन पॉइंट है या कोई कॉमन पॉइंट है, भैया वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब कोइंसिडेंट में देखो भाई, कोइंसिडेंट में एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, मतलब सारे पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन है, और लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक और चीज सिखाता हूं बेटा, या देखो कुछ लोग होते हैं कंसिस्टेंट और कुछ लोग होते हैं इनकंसिस्टेंट, जो कुछ रिजल्ट दे पाए हमारे लिए वो कंसिस्टेंट है, जो रिजल्ट ना दे पाए वो कंसिस्टेंट नहीं है। सेम चीज लाइंस में होता है, अगर दोनों लाइंस का कोई सोल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट है। तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सोल्यूशन निकलता है जिसे हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कंसिस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्या होता है बेटा, ये कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और बेटा कोइंसिडेंट लाइंस में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो इसके कितने, इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करें वो इनकंसिस्टेंट। कितना ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है जी। ग्राफिकल समझा रहा हूँ बच्चे में, ग्राफिकली डिस्कस कर रहा हूँ। अब कई बच्चे बोलेंगे सर बार बार ग्राफ बना के तो नहीं देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो बेटा वो सिखाने से पहले आप इतना नोट डाउन कर लो एक बार, फिर उसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। ठीक है जी, मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे जरा, अब मैं कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन डिस्कस कर चुका हूँ। अब बच्चे बार बार तो ग्राफ बना के ड्रॉ नहीं करेंगे कि सर बार बार ग्राफ बनाए और कोई मेरे से पूछता है इंटरसेक्टिंग आता है, पैरेलल आता है, कोइंसिडेंट आता है, तो बच्चे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो जरा। मान लो मुझे यही क्वेश्चन आया और किसी ने मुझसे पूछा कि बता भाई इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अब मैंने कहा मैं तो नहीं बना रहा दोबारा। तो बच्चे अगर मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे आंसर भी करना है, तो उसके लिए एक मेथड है। आप क्या करो, आप निकालो a1 by a2, b1 by b2
एंड C1/3। A1/A2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अब बेटा याद रखना जो लिखवा रहा हूं, इफ A1/A2 is not equal to B1/B2, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है तो बच्चे इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उसका एक सॉल्यूशन होता है, एक का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका एक भी सॉल्यूशन आता है उसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है जी। अगर बच्चे, ये तो केस 1 था, केस 2 देखो, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है बट कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं आता तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं बच्चे पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हम इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। तो ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 देखो बेटा। केस 3, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 and this is equal to C1/C2, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है y के कोफिशिएंट के रेशियो के और वो भी इक्वल है कांस्टेंट के रेशियो के, तो इसे बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो इसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है जी। बच्चे ये केस नोट कर लो, केस 1, केस 2 एंड केस 3, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो चल रहा है। ठीक है, रब करो बेटा मैसेज सबको। मान लो बच्चे आपका क्वेश्चन आता है 2x plus 3y is equal to 2, 3x plus 2y is equal to 1, और मुझसे पूछा जाता है कि बताओ बच्चे ये जो लाइन है या पेयर ऑफ इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपली अभी मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, मैं निकालूंगा A1/A2। A1/A2 means coefficient of x 2/3, B1/B2 3/2, C1/C2 2/1। अब क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि A1/A2 जो कि 2/3 है is not equal to B1/B2 which is 3/2. 2/3 is not equal to 3/2। तो अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के तो कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मुझसे पूछा जाता है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है? हाँ जी ये यूनिक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। और अगर मुझसे कोई पूछता कि क्या ये कंसिस्टेंट है तो हाँ जी ये कंसिस्टेंट है। ठीक है जी बेटा, ये बात समझ आई है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है बच्चे। अब मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट
तब भी आपको इसी टाइप से करना है। या तो ये पूछा जा सकता है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तब भी आपको इसी मेथड से करना है। और चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो भी आपको बेटा इसी मेथड को अप्रोच करना है। ठीक है जी। अब बच्चे मैंने आपको बोला था इक्वेशन को सॉल्व करने के, इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया ग्राफिकल, ठीक है जी। एक मैंने आपको बताना है अब सब्स्टिट्यूशन। फिर बच्चे एक मुझे आपको समझाना है एलिमिनेशन। और फिर बेटा मुझे आपको लास्ट में बताना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। ग्राफिकल में काफी सारा डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ओके बेटा, मान लो बच्चे क्वेश्चन आता है सॉल्व 2x + 3y 2x + 3y is equal to 5 and 2x + y is equal to 1। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। तो बेसिकली बेटा मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो सॉल्यूशंस निकालने मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा नाम पे जाओ सब्स्टिट्यूशन, तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की जगह लेना। उसी चीज उसी तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। अब बेटा अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो या तो आप इक्वेशन 1 लेकर चलो या तो आप इक्वेशन 2 लेकर चलो। मान लो बेटा मैं इक्वेशन 2 लेकर चलता हूँ। कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 2x + y = 1। बेटा यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकालो, या तो x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं लिख देता हूँ y को मैंने यहीं रखा, 2x को उधर ले गया, y = 1 - 2x। अब बेटा मैं कौन सी इक्वेशन लेके चला था? 2। तो अब जो ये वैल्यू आएगी ये इक्वेशन 1 में पुट होगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो बच्चे देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन 1 में जहां जहां पर y है वहां क्या आ जाएगा? 1 - 2x। तो 2x + 3y, y की जगह क्या आ गया बेटा? 1 - 2x = 5। ठीक है जी। तो बच्चे ये हो गया 2x + 3 - 6x = 5। ठीक है। अब बच्चे ध्यान दो जरा। ओके, 2y, तो बच्चे 2x - 6x is -4x और 3 उधर जाके -5 - 3। ठीक है बेटा। तो -4x = 2, तो x = -2/4 which is -1/2। तो बेटा x की वैल्यू आ गई -1/2। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा x की जगह आ जाएगा -1/2 + 3y = 5। 2 से 2 कट गया, -1 + 3y = 5। तो 3y = 5 + 1। ठीक है जी। तो 3y = 6। बेटा y की वैल्यू आ गई 6/3 which is 2। तो बेटा आपने x निकाल लिया -1/2 और y निकाल लिया 2। इतनी बात समझ आई है? इसे कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, डाला था, इसलिए इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज मैं पहले आपको एक एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाऊंगा और फिर इसके ऊपर बच्चे एक असाइनमेंट दूंगा जो आप करोगे। ठीक है। आज मैंने बेसिकली जो आपसे डिस्कस करना था वो ग्राफिकल मेथड पूरा डिस्कस करना था और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, मतलब एक एक क्वेश्चन उस पर कराना था ताकि आप फेमिलियर हो जाओ
ठीक है जी, अभी आप अपना नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, बेटा मैं रख कर रहा हूँ। बच्चे ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करके दिखाया। अब इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ। 2x + 3y = 5, 2x + y = 1। ठीक है जी, मैं तीनों मेथड से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सिर्फ इसलिए ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज किसी की वजह से इंट्रोडक्शन दे दें, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा एलिमिनेशन मेथड सिंपल है बेटा। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, दोनों इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दोनों इक्वेशंस में या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। फॉर टाइम बिंग में यहाँ पे ना ये 2 हटा देता हूँ, मान लो ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए बेटा। ठीक है, तो देखो अलग क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 2x + 3y = 5, x + y = 1। ठीक है, क्या फिर अभी भी 2 ही ले लो, तो जब एक और क्वेश्चन कराऊंगा एलिमिनेशन में तब डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको बोला या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि x का कोफिशिएंट सेम है, तो बेटा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x का कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों कोफिशिएंट के साइन डिफरेंट होने चाहिए। अभी तो दोनों पॉजिटिव है, तो आप क्या करो, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। 2x में से 2x गया 0, 3y में से y गया 2y, 5 में से 1 गया 4, तो बेटा y कितना आ गया 2। ठीक है जी, अभी हमने जब पीछे सब्स्टिट्यूशन से भी किया था तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो 2x + 3y, y की जगह आ गया 2, 2x + 6 = 5, 2x = 5 - 6, 2x = -1, तो x = -1/2। तो बेटा ध्यान दो जरा, जब मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया तब भी x की वैल्यू -1/2 आई थी, एलिमिनेशन से किया तब भी -1/2 आई है। y की वैल्यू वहाँ पे भी 2 आई थी और यहाँ पे भी क्या आई है 2। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा ऐसे, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ज़्यादा यूज हुआ नहीं, बड़ी जल्दी हो गया, तो एक क्वेश्चन और करा दूँ। 2x + 3y = 5, x + 2y = 4। मान लो बच्चे ये दो इक्वेशंस आती है, 2x + 3y = 5, x + 2y = 4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने आपको बोला था दोनों इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, तो दोनों में सेम नहीं है, तो आपको सेम करना पड़ेगा। आप इस 1 को 2 बना सकते हो, ऑब्वियसली 2 को तो 1 नहीं बनाऊंगा, 1 को ही 2 बनाऊंगा। तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हम क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। मैं पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 × 4y, 2 4 8। ये मेरी इक्वेशन 2 ही है जो मल्टीप्लाई करके आई है। और इक्वेशन 1 क्या थी बेटा 2x + 3y = 5। अब ध्यान दो, x का कोफिशिएंट सेम है, अब साइन को क्या करना है डिफरेंट, माइनस माइनस माइनस, 2x से 2x कट गया, 4y - 3y, y 8 - 5 कितना हो गया बेटा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, पुट इन इक्वेशन 1,
तो 2x प्लस 3y 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो बेटा यहाँ पे तो ऑलरेडी x का कोफिशिएंट सेम था, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ दोनों इक्वेशंस को माइनस किया है। बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम नहीं था, हम y के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते थे। अगर y के कोफिशिएंट को सेम करने जाता तो 3 को 2 नहीं बना सकता, 2 को 3 नहीं बना सकता, तो क्या बनाता? ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है 6। तो मैं 3 को 6 बनाता हूँ, 2 को भी क्या बनाता 6। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से। पर ये वाला इस x वाले को मैंने देखा तो इसको करना ज़्यादा आसान था, इसलिए मैंने x से किया है। आप चाहो तो y से भी कर सकते हो। ठीक है जी, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने आपसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन डिस्कस कर लिया है। अब बेटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चे, होपफुली आपने इतना कर लिया होगा। ठीक है, तो आज मैं इसको यहीं पे ब्रेक लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो बच्चे आज मैंने आपसे डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड, बेसिक ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अभी तक मैंने जितना कराया उसको नोट डाउन कर लेना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे DM कर सकते हो। अभी के लिए बाय बच्चे।